अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आबिद अयूब और आज हमारे साथ हैं हसन रज़ा। हसन एचआर एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में एचआर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कर रहे हैं। आज हम इनसे इनकी स्टोरी सुनेंगे। इनकी स्टोरी बड़ी इमोशनल है और बड़ी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल है। तो आइए बात करते हैं हसन से। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम आबिद साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हसन। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, हमारे पास आए और उम्मीद करता हूँ आपसे बातचीत आज बड़ी मज़े की होगी। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी जो स्ट्रगल है, जो लाइफ की स्ट्रगल, वो मैं शेयर करूं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आई एम एचआर प्रोफेशनल। मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 15 इयर्स का है। आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड। मेरी जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी आबिद साहब, वो स्ट्रगल मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैं 2 महीने का था। जब अच्छा, इसमें मैं हसन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैंने आके भी बड़ी मेरे और भी कुछ दोस्त हैं जो किसी न किसी स्पेशल किस्म की इस तरह की डिसेबिलिटी के साथ हैं। वो भी एक और मेरा दोस्त है, उसको भी ये प्रॉब्लम आती है कि जब लोग हमदर्दी दिखाते हैं तो बुरा लगता है। तो ये क्यों, क्या आपको कभी लगा लोगों की हमदर्दी बुरी, और अगर लगती तो क्यों लगती है बुरी हमदर्दी? अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं ना 2 मंथ्स का था तो मुझे पोलियो हो चुका था। मेरी लेफ़्ट लेग में पोलियो है। तो जो जो मैं बड़ा होता गया तो लोग जो थे वो मुझे एज ए स्पेशल चाइल्ड ही ट्रीट करते थे और मुझे कहते थे कि जी, कि देखो जी, कितना ये सोना लड़का है, प्यारा लड़का है, पर ये चलता किस तरह से है, ये इस तरह से चलता है। तो एक तो सिंपैथी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा था और उसके अलावा ना क्रिटिसिज्म भी था कि यार इसको ये मसला है। तो मुझे ना डिफ्रेंशिएट जो है ना वो करना शुरू हो गए थे लोग कि जी ये डिफरेंट है, ये चीज़ें इसकी ऐसी हैं ऐसी हैं। अच्छा, मेरा क्या हुआ था, मेरा एक बिलीफ बन चुका हुआ था कि यार मैं ना डिफरेंट हूँ, मैं एज ए स्पेशल चाइल्ड हूँ। तो आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है ना, वो आपको जो है ना वो इस तरह फिर नेगेटिव और सारी चीज़ें हो चुकी थी और मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल शेकी था। मैट्रिक तक मेरा ऐसे ही सिलसिला रहा। मैट्रिक तक आप यकीन माने, हालांकि मैं कोशिश करता था कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, सारा सिलसिला कर सकूँ। ये लोगों का आपको स्पेशल ट्रीट करना, हाँ, ये अच्छा लगना चाहिए, बुरा क्यों लगता था? अच्छा, मुझे बुरा ऐसे लगता था कि मैं देखता था कि मैं भी आम बच्चों की तरह हूँ, मेरी वैसी ही शक्ल है, मेरे वैसे ही हाथ हैं। अब मगर मेरे पाँव में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो मेरी वजह से नहीं है, वो अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही इस तरह का मतलब किया हुआ है कि वो सारा सिलसिला ऐसे। तो मुझे वो होता था कि लोग मुझे क्यों ऐसी नज़रों से देखते हैं कि मतलब जैसे कोई रहमदिली कर रहे हैं, कोई इस तरह का सिलसिला कर रहे हैं। मुझे जिस तरह दूसरे बच्चों को देख रहे हैं वैसे ही मुझे जो है वो ट्रीट करें। तो मुझे ना वो चीज़ें जो थी ना वो अच्छी नहीं लगती थी। तो मेरा जो एक बिलीव था वो लोगों ने ये डेवलप कर दिया हुआ था यार कि ये स्पेशल चाइल्ड है, ये इस तरह से है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरा ये बिलीफ चेंज कैसे हुआ। मैं मैट्रिक में था तो मेरा एक दोस्त था, उसको भी पोलियो था। तो एक दिन हम बैठे हुए तो उसने मुझे कहा कि हसन, मुझे लगता है कि हम ना सारी उम्र ना गाड़ी नहीं चला सकेंगे, क्योंकि तुझे भी पोलियो है, मुझे भी पोलियो है। तो गाड़ी तो क्लच के ऊपर और सारा सिलसिला होता है, तो उस तरह से सारी चीज़ें जो है ना चलती हैं। मेरा ख्याल है कि हम ये नहीं कर सकते। मैंने क्या किया आबिद साहब, मैंने उसकी बात को पिक किया, अपने दिमाग में और दिल में उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा ये ठीक कह रहा है, हम नहीं गाड़ी चला सकते। मैं 2 साल 3 साल मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि वो सीरीज़ ऑफ नंबर थी पीछे, मेरा बिलीव ही हो चुका हुआ था कि मैं ये नहीं कर सकता यानी कि चीज़ें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो जिस्मानी डिसेबिलिटी है उसके साथ साथ मेंटली भी आपको एक फील होना शुरू हो गया कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे, इस तरह के काम नहीं कर सकते आप? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होना शुरू हो गया था कि शायद ये चीज़ें जो है ना वो नहीं हो सकती। वो बिलीव स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था आगे आगे। तो एक दिन मैं इसी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से गेम चेंजर और लाइफ चेंजर आपकी लाइफ में आते हैं। कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है और आपकी बिलीव को वो तोड़ता है। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ, रमज़ान का दिन थे, तो मेरे फ़ादर ने कहा कि हसन गाड़ी तुम चलाओगे। हमारे पास 1300 सीसी उस टाइम 1999 की बात आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुमने गाड़ी चलाना सीखनी है तो तुम ट्राई करो। तो मैंने कहा अब्बा जी, मुझे मेरे दोस्त ने कहा है, तो उसने कहा था कि तुम नहीं गाड़ी चला सकते सारी उम्र, क्योंकि तुम्हें पोलियो है और तुम ये नहीं कर सकते। अब्बा जी ने कहा चलो आओ तुम ट्राई करो, हम ट्राई करते हैं। ले जी, हमने ट्राई की तो मेरा जो पाँव था ना वो क्लच पे नहीं आया।
तो गाड़ी जो है ना वो बंद हो गई। तो मेरा बिलीव और स्ट्रॉन्ग हो गया। देखा मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था भाई मैं तो नहीं गाड़ी चला सकता, मेरे लिए तो मसला है, मुश्किल है। तो उस टाइम मुझे अब्बा जी के ना वो वर्ड याद है, वो बड़े इमोशनल वर्ड थे। उन्होंने कहा यार तुम कर लोगे, ट्राई करो, कर लोगे तुम। मैंने दोबारा ट्राई की, नहीं हुआ, नहीं चली। तीसरी दफ़ा क्या हुआ जो बिट फ़नी वो ये था कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तो मैंने ट्राई की, तो मैंने कहा देखा मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा था गाड़ी नहीं चलनी, तो आप मेरे से ज़बरदस्ती क्यों चलवा रहे हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तो स्टार्ट करने के बाद हमने थोड़ा सा गाड़ी आगे करने की कोशिश की, तो वो गाड़ी तीसरी दफ़ा फिर बंद हो गई। जब तीसरी दफ़ा गाड़ी बंद हुई तो मुझे याद है कि मुझे यहाँ पे थप्पड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम उस दोस्त की बात मान रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कर लोगे, अब अपने पाँव की एडजस्टमेंट करो, इसको क्लच के साथ लगाओ। इस तरह मैंने पूरी एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्लच में से पाँव को किया, सर वो गाड़ी चल पड़ी। यानी कि थप्पड़ काम कर गया, वो गाड़ी चल पड़ी। वो गाड़ी क्या चलनी थी कि वो ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी। उस दिन मुझे ये मेरा जो बिलीव था ना वो हो गया कि नहीं आप कर सकते हैं। वो जो बिलीव था ना वो आगे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम आया। मैंने उस दिन गाड़ी चला ली, गाड़ी चला के मैं उस रात नहीं सोया सारी रात, खुशी से आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और मैंने कहा यार कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना करम किया है और सारा सिलसिला हुआ है। और वैसे बड़ी खुशी की बात होती है कि आप एक अरसा सोचते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता और एक दिन अचानक आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई आपको सिखा भी दे, तो फिर आपको खुशी वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर अगले दिन मैं अपने दोस्त के पास गया जो मुझे कहता था कि हम नहीं कर सकते। तो मैंने उसको कहा यार तुम भी ट्राई करो, हम मिल के ट्राई करते हैं। तो उसने कहा यार तूने गाड़ी चला ली? मैंने कहा हाँ चला ली। तो फिर मैं उसके पास गाड़ी लेकर गया 3-4 दिन के बाद, फिर हमने इकट्ठा किया। तो उसका बिलीव भी मेरे उसके साथ फिर चेंज हुआ और ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने भी गाड़ी चला। अब सर 20 ईयर्स हो गए हैं, 20 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैनुअली चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बिलीव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हुए, बेहतर हुए। अच्छा मीनवाइल मैंने एक चीज़ और देखी है, ये स्ट्रगल तो मेरी उस टाइम स्टार्ट हो चुकी हुई थी। सिंपैथीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि लोग आके सिंपैथाइज़ करें, ये सारा सिलसिला कि जी कि तुम ऐसे हो, सारा देखिए जो डिज़ाइन अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो उसकी ज़ात नहीं है, आपके लिए बेहतर सोचा हुआ है। मैंने इस डिसेबिलिटी को कन्वर्ट किया यूनिकनेस में कि ये मेरी एक यूनिकनेस है। जैसे सेल्स में कोई ऐसा पॉइंट होता है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है प्रोडक्ट को, मैंने अपने लिए ये सोचा है कि ये मुझे डिफ्रेंशिएट करता है बाकी दुनिया से। मैंने एज ए अपॉर्चुनिटी लिया कि इसको अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो एज ए अपॉर्चुनिटी लें। अच्छा फिर मैट्रिक के बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने आई एम ओल्ड रावियन, वहाँ से मैं पढ़ा। उसके बाद फिर और वहाँ से जीसी से आपने क्या कौन सी डिग्री ली? जीसी से मैंने एफई की और ग्रेजुएशन की। 2003-2000 में मैंने वहाँ पे किया। उसके बाद फिर मैं आगे सुपीरियर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन MBA HR जो है वो किया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे अल्लाह ताला ने फिर सारी जो रास्ते हैं वो खोल दिए। तो वो मैं ये देखता हूँ कि हम बच्चों में जब ऐसा कोई सिलसिला हो तो बिल्कुल भी उन्हें क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, ना उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, क्योंकि वो अपने आप को माशरे से अलग समझते हैं और वो फिर बचपन में ही डिप्रेशन में और इन सारी चीज़ों में चले जाते हैं और वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ आपका मैसेज टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड अदर अटेंडेंट रिलेटिव्स ये है कि अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो उसको स्पेशल ट्रीट ना करें, उसको भी एक नॉर्मल किड के तौर पे ट्रीट करें। बिल्कुल, उसको एज ए नॉर्मल किड जो है वो ट्रीट करें। और अगर उस पर कोई प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ हैं, जो कि अगर आप दिखाना चाहें किसी डॉक्टर को तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसका बहुत अच्छे तरीके से करें। अच्छा फिर हमारे जहन में एक चीज़ और बिठा दी जाती है जो बचपन में मुझे याद है, वो ये है कि डर और खौफ जो है ना वो बचपन से ही हमें हमारे अंदर डाल दिया जाता है। हम ये क्यों नहीं कहते कि तुम कर सकते हो? हम हर दफ़ा हर बच्चे को ये क्यों कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते? हम लोगों को अप्रिशिएट करना क्यों भूल गए हैं? हम लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। यकीन माने, मैं ये नहीं कहता क्रिटिसिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इस्लाह के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप
हम ये समझते हैं कि जी क्रिटिसिज्म करेंगे इसके लिए ज़रूरी था, तो अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी था। अब मैं अपने लाइफ में जब ये चीज़ें बताता हूँ, मैं देखता हूँ कि एप्रिसिएशन के साथ साथ जो है ना वो क्रिटिसिज्म का भी रोल इम्पोर्टेंट रहा। साथ साथ आप अपने आप को भी डेवलप करते हैं, चीज़ें देखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जब आप नंबर ऑफ़ इवेंट्स देखते हैं तो वो क्रिटिसिज्म वाले ही होते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं थी या ये चीज़ें ठीक नहीं थी। उससे क्या होता है कि उसका एक एटीट्यूड बच्चे का जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि यार ये मैं तो ऐसे ही हूँ, फिर वो कॉन्फिडेंस भी उसका वैसे ही डेवलप होता है, उसकी पर्सनालिटी भी फिर वैसे ही डेवलप होती है। मैंने मैट्रिक के बाद जब मैं आया गवर्नमेंट कॉलेज में तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मैंने बेहतर किया। कॉलेज के अंदर बच्चों का आपके साथ कोई अमल और उनकी जो ट्रीटमेंट थी वो किस तरह थी? वहाँ कभी आपको ये फील तो नहीं हुआ कि आप स्पेशल हो? अच्छा, जब मैं कॉलेज में आ गया था तो मैं ड्रामेटिक्स में चला गया था। ड्रामेटिक्स में गया तो उसके बाद मैं डिबेटिंग सोसाइटी में मैंने ले लिया, म्यूज़िक सोसाइटी में मैं चला गया। तो मैंने अपने आप को ना इंगेज कर लिया, मैंने लोगों की बातों की तरफ ना फिर ध्यान देना छोड़ दिया कि लोग क्या कहते हैं। मैंने अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी। मैंने एक अपना विज़न और मिशन बना लिया था कि मैंने अपने आप को यूनिक रखना है और मैंने कोई ना कोई बेहतर काम और डिफरेंट काम करना है। तो मैंने लोगों की बातों पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था। ये नहीं कि लोग करते थे, बहुत सारे लोग थे कहते थे कि ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से हो रही हैं, इसको टांग का मसला है, ये कर नहीं सकता। बड़ी बड़ी ऐसी 20 चीज़ें सुननी पड़ी कि जी कि ये तो टोटल फेलियर हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि स्पेशल है। तो ये सारी चीज़ें, मैंने अपना फोकस जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रखा। अभी भी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा सिलसिला हो, किसी को आपने परखना हो, किसी को आपने देखना हो, तो सबसे पहले उसकी खूबियाँ देखें। जब आप उसकी खूबियों को देखेंगे तो नेगेटिव पॉइंट्स उसके आपको नज़र ही नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें इसी अर्ली लाइफ के बाद जो नेक्स्ट है मैरिटल रिलेशनशिप है और शादी के मसले मसाइल होते हैं, तो पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली यहाँ एक ये भी देखा जाता है कि इस तरह के बच्चे के लिए शादी करना भी एक मुश्किल काम है। तो आपको वहाँ कोई मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा? अच्छा, इस पे मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे माशरे में ये चीज़ें तो बड़ी क्रिटिकली देखी जाती हैं कि जी कि ये सारा मामला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं ये भी समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसे केसेस भी रहे होंगे या हैं जिनमें ये लोगों को हर्डल्स या मुश्किलात आई। ये मसला भी आता है कि पता नहीं फिनेंशियली सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं करेगा, ये इश्यूज आते हैं पेरेंट्स के, लड़की के पेरेंट्स की तरफ से। बिल्कुल। तो आपने लव मैरिज की या अरेंज? मेरी अरेंज थी। अच्छा जी। अच्छा, अब आप एचआर की मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे हैं, आपने भी अप्रिसिएशन की बात की, तो आप अपनी कंपनी में एज एन एचआर लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? अच्छा देखिए, हम ना हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिस पे कि हम लोगों को कंपनसेट करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हम मंथली बेसिस पे लोगों को एवेलुएट करते हैं। उसके बाद उनको हम मॉनेटरीली जो हैं बेनिफिट्स देते हैं, फिर हम सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें देखते हैं। सर्टिफिकेशन और मॉनेटरी बेनिफिट्स, हाँ, फिर वो देखते हैं। अच्छा, मेरे नज़दीक ये तो चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, फिर आप ये है कि लोगों को ना आपने इंगेज भी रखना होता है। इंगेज रखने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटी छोटी जो कामयाबी हैं ना वो बड़ी वैल्यू ऐड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने एक प्रोजेक्ट कर लिया है और हम रिक्रूटमेंट का एक प्रोजेक्ट, एक पोजीशन फिल हो गई, मैं उसको हमेशा शाबाश देता हूँ कि यार ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये सारा लेट्स हैव अ लंच टुगेदर या लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर। वो जब छोटी छोटी सेलिब्रेशन आप करते हैं ना तो उससे लोग और इंगेज होते हैं। तो एप्रिसिएशन मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, इसमें ना असद इंटरव्यू करते हुए कोई फ़नी इंसिडेंट सुना है ना जो आपके साथ पेश आया हो? अच्छा, एक कंपनी में मैं बैठा था तो वहाँ पर एक कैंडिडेट आए। तो उस टाइम ना एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, वो जिसमें वो कहता है माय नेम इज़ खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। तो एक कैंडिडेट आके बैठ गए, तो वो इंटरव्यू में पैनल इंटरव्यू था, मेरे साथ एक और साहब भी थे, तो वो भी आके हम बैठ गए, तो हमने उनका इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो अमूमन आपको होता है लोग कहते हैं कि जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस तरह का होता है सवाल ना पहला कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, ये सारा।
तो हमने उसे कहा जी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे पहला जुमला जो उसने कहा, जो मुझे आज तक याद है, काफ़ी पुरानी बात है, उसने कहा जी माई नेम इज़ खान बट आई एम नॉट completely खान आई बिलोंग फ्रॉम वो जो एक वो क्या है जो खान साहब का भी है मियाँ वाली, आई एम फ्रॉम मियाँ वाली। तो वो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसमें उसने कहा जी हाँ माई नेम इज़ खान लेकिन आई एम नॉट कंप्लीट खान, बस इस तरह करके था। तो वो एक फन इंसिडेंट था, लेकिन और भी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। सम टाइम लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। बहरहाल आपने बड़ा मज़े का इंसिडेंट सुनाया, और काफ़ी इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ आपके सामने आती होंगी। अच्छा, कभी आपको इंटरव्यू लेते हुए सामने बंदे पे गुस्सा आया हो? अच्छा, मैं जो इंटरव्यू करता हूँ ना, मैं बहुत फ्रेंडली इंटरव्यू करता हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ कि जितना फ्रेंडली आपका इंटरव्यू होगा ना, उतनी ही अच्छे तरीके से आप लोगों को जज कर सकते हैं। क्योंकि जितना कंफर्टेबल आप करेंगे कैंडिडेट को, वो उतना ही बोलेगा, और जितना वो बोलेगा और आप उसको फिर जज कर सकेंगे। तो मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आया? कभी किसी की बोगी होगी? कभी भी गुस्सा नहीं आया। हाँ, सम टाइम हंसी ज़रूर आती है, कोई ऐसा कोई कमेंट या कोई ऐसी चीज़ बता दें जिस पे कि बंदे को थोड़ा सा होता है यार कि ये क्या था। लेकिन मैं क्योंकि प्रोफेशनली हमने इंटरव्यू की नॉर्म्स और सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो हम उस टाइम तो रिएक्ट नहीं करते जो भी पैनल बैठा होता है, लेकिन बाद में हम थोड़ा सा कहते हैं यार कि ये तो उसने ऐसे कह दिया या कोई ऐसी चीज़ जो थी। अब जो लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, जब आप पैनल में बैठे हैं, तो कोई 4-5 ऐसे पॉइंट्स हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि हमारे व्यूवर्स मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, कि वो जब इंटरव्यू के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो किन 4-5 चीज़ों को जो आप बहुत ज़रूरी समझते हैं कि इनका ख्याल उन्हें ज़रूर रखना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जहाँ से जिस इदारे से आपको कॉल आए, उस इदारे की मालूमात आपके लिए इनिशियली लेना ज़रूरी है किसी भी कंपनी में। अच्छा, आप उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं? उसकी इन्फॉर्मेशन आप लिंक्डइन से ले सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक से भी आपको मिल सकती है, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी सर्विसेज क्या हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं। तो इनिशियली तो आप अपना होमवर्क पूरा करके जाएँ। दूसरी चीज़ ये है जो कि इंटरव्यू में बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है, एक तो होमवर्क तो आपने करना ही करना है अपना। दूसरा ये है कि आपकी अपीयरेंस उस इंटरव्यू के लिए, ड्रेसिंग आपकी, कि आप जो हैं वो किस तरह से तैयार हो रहे हैं, आप अपने आप को कैरी किस तरह करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल का भी सीन है कि लाजमी है? देखिए, मैंने एक फैशन ब्रांड के साथ काम किया है एज ए हेड ऑफ़ HR। तो वहाँ पर हम इंटरव्यूज़ करते थे, तो वो इनफॉर्मल ड्रेसिंग में होता था। वो डिपेंड करता है डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन कि किस डेजिग्नेशन के अगेंस्ट आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमें एक्सेप्टेबल था, वो लोग जीन्स में आ रहे हैं, जॉगर्स पहने हुए हैं, तो नो इश्यूज़। हम फैशन डिज़ाइनर रख रहे हैं तो हमने फैशन डिज़ाइनर वो रखे है। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि होमवर्क आपका स्टूडेंट्स का करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, स्टूडेंट्स में ना एक चीज़ का बड़ा फुकदान है, वो है सब्र का। बहुत ज़्यादा ना उनकी तबीयत में जल्दबाजी है, तो एक सब्र और हौसला जो है ना वो ज़रूरी है। एक चीज़ क्लियर है, वो ये है कि फ़्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अभी पोजीशन उस तरह से मार्केट पे नहीं है। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को जगह बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन उनको मेहनत भी दुगनी करनी पड़ेगी। हमारा फ्रेश ग्रेजुएट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको लिंक्डइन पे कॉल नहीं आती, वो अप्लाई करता है, उसको कॉल नहीं आती, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है, होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आपने वहाँ लिख दी या कर दी, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। होमवर्क अपना पूरा करें, अपीयरेंस अपनी बेहतर हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग ढूंढें जो आपको गाइड कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, कल्चर क्या है, उस कल्चर की अंडरस्टैंडिंग लें। जाने से पहले उस कल्चर को समझें कि क्या है। जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, पूरी डिटेल देखें, पढ़ें। नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे HR ऑफिसर के लिए किसी ने अप्लाई किया, तो वो देखें कि क्या स्किल सेट है, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से हिरारिकी क्या होती है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो एक अपीयरेंस होगी, फिर अपना होमवर्क, कल्चर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले, अपनी पर्सनैलिटी को कंपोज रखें। कंपोज से क्या मुराद है? अच्छा, मैं कंपोज से ये मुराद है कि हम सम टाइम ना इतना प्रेशर हम ले जाते हैं चीज़ों का, इतना प्रेशर ले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम जहाँ का रहे हैं।
मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं एक इंटरव्यू में पैनल में बैठा था, तो एक बंदा जो था उसका हमने इंटरव्यू स्केड्यूल किया हुआ था, और एक बंदा था जिसका हमने इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं किया हुआ था, वो उसके साथ आया हुआ था। तो जिसका हमने इंटरव्यू स्केड्यूल किया हुआ था तो उसका हमने इंटरव्यू कर लिया। उसका हमने इंटरव्यू किया तो वो बिल्कुल ना हाथ पांव उसके फूले हुए और उससे बोला नहीं जा रहा। उसके साथ उसका दोस्त आया हुआ था जो कि बिल्कुल फ्रेंडली और ना शुगर। हमने कहा हमारे पास टाइम स्लॉट थी, तो हमने कहा यार कि और इंटरव्यूज़ है, तो मेरे साथ मेरा कोऑर्डिनेटर, तो हमने कहा सर एक बंदा और बैठा हुआ है लेकिन हमने स्केड्यूल नहीं किया, लेकिन उसका स्किल सेट जो है ना और रिक्वायरमेंट है वो मैच करती है, उसके पास CV भी है, CV लाया हुआ था वो, लेकिन हमने उसका इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू में क्लिक कर गया। हमने जब देखा कि इंटरव्यू में क्लिक करके वो बड़ा फ्रेंडली था, वो सारी चीज़ें थी। अब सर उसने किया क्या था, उसने किया ये था कि उसने किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया हुआ था इंटरव्यू में। उन्होंने कहा होती है तो हो जाएगी, नहीं तो ना सही। अब जब हमने उससे सवाल पूछे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था, ये सारी चीज़ें थी, वो हमारे स्किल सेट के साथ मैच कर रही, वो बोल रहा था और हम सुनना चाह रहे थे। उसका जो दोस्त था वो प्रेशर लेके बैठा हुआ था, ब्लड प्रेशर उसका तेज़ हुआ था। सारी चीज़ें इसी से एक चीज़ आती है कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि वो अपनी स्किल्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते, या फर्स्ट मीटिंग पे वो इतने रिलैक्स नहीं होते, तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? अच्छा, देखिए टिप्स उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपना होमवर्क जो है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि होमवर्क अपना करना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ जो कि अब मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए लोगों को, वो ये है कि इंटरव्यू की भी रिहर्सल करें कि आपने इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यू आपसे क्या पूछ सकता है, आपको उन सवालात का पता होना चाहिए। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। देखिए मैं आपसे पहले भी शेयर कर रहा था कि मैं इंटरव्यूअर हूँ, मुझे इंटरव्यू लेने का बहुत शौक है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं रोल प्लेस करता था क्लास में बैठ के, मैं अपने क्लास फेलो को बुला लेता था, आओ यार आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू करता हूँ, आज इस पोजीशन के अगेंस्ट इंटरव्यू करते हैं। तो अल्लाह ने मौका ही दिया कि वो फिर सारी उम्र, अब 15 साल हो गए हैं वो उसी काम में गुजर गई। तो आप प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, मोबाइल आपके पास है, आप अपनी रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखें कि क्या है, किस तरह मैं लग रहा हूँ, मेरी अपीयरेंस कैसे लग रही है, मैं बोलते हुए कैसे लगता हूँ, मेरी एक्सप्रेशन क्या है, मेरी चॉइस ऑफ वर्डिंग क्या है, मैं कौन सा जो वर्ड है मुझे कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो सम टाइम ये होता है कि आप जो इंटरव्यू रूम के करीब जा रहे होते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है और आपका ब्लड शुगर जो है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको लगता है यार कि आप ये इट्स वेरी कॉमन, ये नेचुरल है। मैं अमूमन क्या करता था, मैं ये करता था कि मैं ना रिलैक्स हो जाता था पहले इंटरव्यू में, और मैं इजी होके इंजॉय करता था। सारी होमवर्क मैंने अपना किया होता था, तो मैं इंटरव्यू में सारी चीज़ें जो हैं वो बारी बारी बताता था कि ये सारा सिलसिला है। और मैं सम टाइम आई यूज्ड कैंडी, ये सारी चीज़ें, उस पर ब्लड शुगर भी आपका जो है वो रिलैक्स रहता है सम टाइम। तो वो चीज़ें मैं वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह फिर चीज़ें देखी। अभी भी मैं ये देखता हूँ कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा ना परेशान रहते हैं कि यार नौकरी नहीं है, ये सारा सिलसिला नहीं है, तो उससे उनकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। तो इन चीज़ों से मेरा ख्याल है कि उनको इजराब करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात ने लिखा है, वो आपको मिलना ही मिलना है, वो 110% है कि वो आपको मिलना ही मिलना है। तो थोड़ा सा सब्र कर लें, इस्तकामत के साथ अपना होमवर्क पूरा कर लें। देखें अल्लाह मदद उनकी करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। थैंक यू वेरी मच हसन, आपसे बड़ी मज़े की गुफ्तगू रही और बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, और ये स्टूडेंट्स के लिए और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत ही कारआमद साबित होगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। जी व्यूअर्स, आपने हसन को सुना। हसन ने आपको बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दी कि आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने किन चीज़ों की तैयारी करनी है और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में के बारे में किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो इन टिप्स पे ज़रूर अमल करके जाएँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपका हामी नासिर।